आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम ने कानपुर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रभारी सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा कानपुर पहुंचे और एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर से मुलाकात कर वायरल वीडियो और उनके द्वारा लिखी गई किताबों की जांच शुरू की। एसआईटी ने धर्म परिवर्तन कराने वाले कुछ लोगों से भी पूछताछ की है। इसमें पूर्व डीजी जीएल मीणा ने मामले की जांच के लिए एसपी विनोद मिश्रा, एडिशनल एसपी समीर सौरभ, डीएसपी महेंद्र पाल सिंह और 3 इंस्पेक्टर की स्पेशल टीम गठित की थी। एसआईटी के सूत्रों का कहना है कि आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन से संबंधित तमाम वीडियो मिले हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। वीडियो में मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन उर्दू और अरबी भाषा में बोलते दिख रहे हैं, इसलिए भाषा का हिंदी अनुवाद भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। 2 सदस्यीय टीम है, जिसमें मैं हूं और एडीजी साहब हैं श्री भानु भास्कर जी। तो आपकी टीम सर आपके साथ आई है या क्या, किस तरीके से कार्रवाई आगे करेंगे आप? नहीं, अब हम दोनों मेंबर यहाँ मौजूद हैं तो बैठ करके और उसी हिसाब से जांच। क्या क्या पॉइंट है जिन पे जांच होनी है? अब ये तो मैं आपको एक सब गोपनीय है, क्योंकि शासन ने जांच दी है, तो जैसे शासन की। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी की यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। आज प्रियंका गांधी लखनऊ में पार्टी दफ्तर में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू और यूपी विधानमंडल दल की नेता अनुराधा मिश्रा समेत कई नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर कई बैठकें की। लेकिन पिछले 3 दिनों में प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार भी न तो कार्यकर्ताओं के बीच और न ही किसी पब्लिक मीटिंग में दिखाई पड़ी। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रियंका गांधी इस बार कार्यकर्ताओं और मीडिया से दूरी क्यों बनाए हैं। हालांकि इस मुद्दे पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि यूपी प्रियंका का घर है, ऐसे में उनका घर पर रहकर बैठ के करना कोई बड़ी बात नहीं है। हर बार तो जब प्रियंका जी आती थी यहाँ पर बड़े बड़े होल्डिंग लगते थे उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए कार्यकर्ताओं के। इस बार ना लगने के पीछे क्या मना किया गया? वो घर है उनका, और घर में जब लोग रोज आते हैं, रहते हैं और निरंतर लोगों से संवाद करते हैं, तो ये तो क्रम है। यानी इस बार जो उनकी कार्यशैली यहाँ पर देख रहे हैं, जो लगातार भाजपा के नेता सवाल उठाते कहते हैं कि पॉलिटिकल टूरिज्म पर आई हैं, टूर पर आई हैं, तो यानी कह सकते हैं उसका जवाब है उनकी। मैं समझता हूँ कि उनके नेता टूरिज्म पर आते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जी सालों साल से उत्तर प्रदेश में है। और आप हाथरस के मुद्दों को देख लीजिए, उन्नाव के बेटी के न्याय को देख लीजिए, शाहजहाँपुर के बेटी के न्याय को देख लीजिए, सोनभद्र के आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई थी, उनके न्याय को लेकर संघर्ष करने की बेला को देख, किसानों के मुद्दों पर 3 काले कानून के खिलाफ जिस तरह उन्होंने मथुरा, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक रैली की, निश्चित तौर से बदलाव की आंधी है जिनका नाम प्रियंका गांधी है। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने निशाना साधा। सतीश महाना ने कहा कि प्रियंका गांधी जितना दौरा करेंगी उतना ही बीजेपी को फायदा होगा, वो पर्यटन के लिए आती है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जितने दौरे करेगी उतना बीजेपी को फायदा होगा। मैं इसका प्रमाण दे रहा हूँ आपको, क्योंकि 2017 में ये दोनों भाई बहन बहुत तेज़ी से आए थे। मीडिया ने भी बहुत प्रमुखता से इनका दिखाया था कि अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, और 2014 का चुनाव ऐसे होने वाला है। उसका क्या परिणाम है? उत्तर प्रदेश में इनको 2 सीटें मिली, एक श्रीमान राहुल गांधी जी की मिली थी और एक सोनिया जी की मिली थी। फिर उन्होंने और मेहनत की, भाई बहन ने और मेहनत करके इन्होंने गठबंधन किया। तो जब गठबंधन किया और ज़्यादा मेहनत करी दोनों भाई बहनों, तो 2 से घटकर 1 सीट रहेगी, सिर्फ रायबरेली रहेगी। वहाँ भी ठीक है, भी हार गए। फिर इन्होंने और मेहनत करी और मेहनत करके 2000 जो हमारा 17 का चुनाव आया था विधानसभा का, तो उसमें इनके पास पहले 18 सीटें थी, वो रहकर 7 हो गई। कांग्रेस में मचे घमासान, खासतौर पर पंजाब में चल रहे उठापटक को लेकर अब सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के अंदर भी आवाजें उठने लगी है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और ललितेश पति त्रिपाठी जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान को आत्मचिंतन करने की नसीहत भी दे डाली। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस।
ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए, तो सवाल उठता ये है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में जुटे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपनी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल के साथ कन्नौज के दौरे पर थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और यूपी सरकार पर फिर से जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में माफिया के खिलाफ चल रहे योगी सरकार के बुलडोजर अभियान पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार बदली तो बुलडोजर का स्टीयरिंग भी घूम जाएगा। अखिलेश यादव ने यूपी और केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाए और भाजपा को झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र बता डाला। तमाम धाराएं लगाओगे, लोगों के घर पे बुलडोजर चलाओगे, याद रखना बुलडोजर में स्टीयरिंग होती है। अभी बुलडोजर गलत चल रहा है, बाद में गलत चलेगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 1-1.5 साल पहले भी मैंने कहा था, हम जितने लोग बैठे हैं सब लोग हैं, बताओ आज से पहले किसके घर का नक्शा पास हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट बंटवारे के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है और इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी परंपरागत नेताओं की बजाय प्रोफेशनल्स को भी चुनाव मैदान में उतारेगी। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, रिटायर्ड अधिकारी और शिक्षकों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी की है और हर विधानसभा सीट से ऐसे क्षेत्रों के लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद ऐसे उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग होगी जिसमें क्षेत्र में जनता में उनके प्रभाव के साथ प्रत्याशी के जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। मौजूदा विधानसभा में सपा के 49 विधायक हैं। इन सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। कुछ जगह विधायक होने के बावजूद पार्टी नेताओं ने आवेदन किया है। करीब 83 सीटों पर 50 से अधिक आवेदक हैं। इनमें ज्यादातर पूर्वांचल की सीटें हैं। दो 2022 का विधानसभा चुनाव इस बात पर भी बहुत निर्भर करेगा कि किस पार्टी ने किस व्यक्ति को किस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। अब समाजवादी पार्टी भी कैंडिडेट सिलेक्शन में जुट गई है। इस साल की शुरुआत में समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसे विधानसभा सीटों पर कौन लोग लड़ना चाहते हैं उनसे आवेदन मंगाया गया था और अब उन सब आवेदनों की एक लिस्ट बनाई जा रही है। तमाम सारे डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड ऑफिसर्स, पत्रकारों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था और अब एक स्क्रीनिंग कमेटी उस सारे आवेदनों को देखेगी। उसके बाद फिर उस इलाके में उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है इसका आकलन करेगी और जातीय आधार पर, जातीय समीकरणों के आधार पर कौन बेहतर वहां होगा, क्या फिट बैठता है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद समाजवादी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को इसी रणनीति के आधार पर तय करेगी। कैमरा जितन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी की तैयारियों में जुटी भाजपा एक तरफ सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुटी है, लेकिन अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा टिकट बंटवारे में हर सीट के समीकरण के साथ ही प्रत्याशियों के चयन में भी उम्मीदवारों के चेहरों का खासा ध्यान रखने वाली है। टिकट बंटवारे के लिए भाजपा ने फॉर्मूला तैयार किया है। उसके मुताबिक 2022 में पार्टी करीब 150 सीटों पर उम्मीदवारों को बदलने की तैयारी कर रही है, जिनमें 2017 में चुनाव जीतने वालों के अलावा चुनाव हारने वाले चेहरे भी शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा पूरे कार्यकाल के दौरान संगठन और सरकार में निष्क्रिय रहने वाले विधायकों का टिकट काटने वाली है। इसके अलावा अपनी बयानबाजियों से सरकार और पार्टी की फजीहत करवाने वाले विधायकों और 70 साल से ज्यादा उम्र के और बीमार रहने वाले विधायकों का टिकट कट सकता है। इन लोगों की बजाय भाजपा नए और युवा चेहरों पर 2022 में दांव लगा सकती है। ऐसे विधायक जिन्होंने जो जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है या फिर जिन्हें उनके क्षेत्र की जनता पसंद नहीं कर रही है, ऐसे विधायकों का भी टिकट कट सकता है। दरअसल बीजेपी ने अपना जो सर्वे कराया है, इंटरनल सर्वे कराया है, उसके मुताबिक तकरीबन 150 के आसपास जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में वो इन तीनों क्राइटेरिया में आते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2022 का जो रण है उसे जीतने के लिए बीजेपी इस बार
150 के आसपास उनके जो विधायक हैं उनके टिकट काट सकती है। कैमरा जितन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले पर पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज होने से पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी विपिन टाडा मृतक की पत्नी को समझा रहे हैं। मृतक की पत्नी को बंद कमरे में समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मृतक की पत्नी बार बार ये कहती सुनी जा रही है कि दोषियों की मौत की सजा होनी चाहिए। सुनिए विजय किरण आनंद को। ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में वापस मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त दूं। मेरी बात इसमें तो मृतक की पत्नी रो रो कर गुहार लगा रही हैं कि वो इंसाफ चाहती है। दरअसल गोरखपुर के एक होटल में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध मौत हुई। गोरखपुर के एक होटल में पुलिस दबिश के दौरान प्रॉपर्टी डीलर मनीष कुमार गुप्ता की मौत हुई। मनीष के परिजनों के तहरीर पर 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में सीएम योगी ने तुरंत संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, साथ ही निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। इस बीच एसएसपी ने पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन पीड़ित परिवार शासन प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए। ये बताने के लिए कि स्लीपर रखी है, मैंने सफाई नहीं करी होटल में। इसी स्लीपर के बगल में एक पर्स था, आईडी कार्ड, वो गायब है। हाँ जी वैसे, और पूरा ये रूम खून से भरा था, पूरी गैलरी वहां तक बाहर तक जहां आपने वीडियो स्टार्ट किया है, वहां से लेके ये पूरा फ्लोर गीला था, खून से लथपथ था। सफाई इतनी क्या सफाई हो गई है, स्लीपर नहीं हटाया है। ये बताने के लिए कि स्लीपर रखी है, मैंने सफाई नहीं करी होटल में। इसी स्लीपर के बगल में एक पर्स था, आईडी कार्ड, वो गायब है। हाँ जी वैसे, और पूरा ये रूम खून से भरा था, पूरी गैलरी वहां तक बाहर तक जहां आपने वीडियो स्टार्ट किया है, वहां से लेके ये पूरा फ्लोर गीला था, खून से लथपथ था। सफाई इतनी क्या। सुबह से शाम तक रुके, ढाबे से खाना खा के रात को घर आए हैं, मतलब यहाँ होटल के रूम में आए हैं, हमसे बात करी है। बातों में उन्होंने बताया कि यहाँ पुलिस वाले आ गए, बेटा कोई आ गया है, मैं 10 मिनट में करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, उनकी बातों में हड़बड़ाहट थी, मुझे लगा कोई आया, ठीक है मैं 10 मिनट में बात कर लूँगी। उसके बाद उसी 10 मिनट के अंदर उन्होंने योगेश को कॉल करी है, दुर्गेश को कॉल करी है और कहा बेटा यहाँ पुलिस वाले मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे थाने ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, यहाँ पे कोई अपराध मैंने नहीं किया है। उसके बाद भी ये हो रहा है मेरे साथ। मैम जब ये घटना हुई यानी कि उसके पहले आपसे उनसे बात हो रही थी? हाँ, मेरे से बात हुई है कई बार। उसके बाद आपने क्या जानने की कोशिश की, क्या हुआ उनके साथ? अब जब उन्होंने दुर्गेश को बताया कि ऐसा हो रहा है, दुर्गेश ने तुरंत बोला कि मेरे बगल वाले इंस्पेक्टर, हवलदार, जो भी उससे बात करा दीजिए। फ़ोन कट गया और उसके बाद से फ़ोन उठा ही नहीं है। दुर्गेश ने मेरे को कॉल किया, मामी ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने भी कंटिन्यू कॉल किया, मेरा भी फ़ोन कट रहा था, इनका भी फ़ोन कट रहा था। अब फ़ोन अभी तक मेरे पास नहीं है। सुबह से शाम गायब है। हाँ जी वैसे, और पूरा ये रूम खून से भरा था, पूरी गैलरी वहां तक बाहर तक जहां आपने वीडियो स्टार्ट किया है। जरिए आपको याद दिला दें कि लखनऊ में भी एक वारदात हुई थी। पुलिस वाले ने ऑफिस से घर लौटते हुए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या पुलिस बेलगाम हो गई है? क्या कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो छठे गुंडे हो गए हैं?
और आखिर इस तरीके की हत्याओं पर मुआवजा दे देकर कब तक पर्दा डाला जाएगा? गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मृतक की पत्नी से बात की। कांग्रेस नेता ने मृतक की पत्नी से घर पहुंचकर बातचीत कराई। इस बीच बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी इस घटना को लेकर प्रशासन पर करारा हमला बोला है।